नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग करेंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं जज साहब मुझे बचा लो, जिसका संबंध 26/11 मुंबई आतंकी हमले से है। कहा जाता है कि मनुष्य का कर्म उसकी परछाई की तरह होता है, जो जीवन भर उसके साथ चलता है और अंतिम समय तक उसके भाग्य को निर्धारित करता है। यह कथन बिल्कुल सटीक बैठता है तहव्वुर हुसैन राणा पर, क्योंकि देखा जाए तो 26/11 मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अभी 18 साल होने को है, लेकिन तहव्वुर राणा का कर्म उसकी परछाई की तरह पीछा करता रहा और फाइनली उसने हाल ही में अमेरिकी कोर्ट के समक्ष अपनी प्रत्यर्पण याचिका में इमरजेंसी स्टे की मांग करते हुए कहा कि अगर उसे भारत भेजा जाएगा तो वहाँ पे पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से बड़े मात्रा में टॉर्चर किया जाएगा। यही नहीं, उसने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की वर्ल्ड रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान में भारत की बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यक, जिससे विशेष रूप से मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है। ऐसे में अगर हमको वहाँ पे भेजा जाएगा तो जानबूझ के हमको और बड़ी मात्रा में टॉर्चर करेगी, जिससे हमारी मृत्यु तक हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुंबई हमले के साजिशकर्ता और दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को भारत में न्याय का सामना करने के लिए जल्द ही प्रत्यर्पण किया जाएगा। साथ ही ट्रंप के द्वारा यह भी कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कट्टरपंथी इस्लाम से पैदा हुए खतरों से लड़ते रहेंगे। जानेंगे पूरा का पूरा मामला क्या है, तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद इन 1 वीक के अंदर आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज शुरू होने वाली है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जानिए कि कौन है तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर राणा का जन्म देखा जाए तो पाकिस्तान में हुआ था और उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और पाकिस्तान आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम भी किया। लेकिन तहव्वुर हुसैन राणा को अपना काम पसंद नहीं आया, उसने नौकरी छोड़ दी। आगे चल के देखेंगे तो 90 के दशक तक आते आते वो कनाडा चला जाएगा और फिर वहीं जाके वहाँ पे अपनी नागरिकता को प्राप्त कर लेगा। कुछ समय बाद ही देखा जाए तो वह कनाडा से अमेरिका भी पहुंचेगा और वहां जाके शिकागो या फिर अमेरिकी के अन्य क्षेत्रों में जाके एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म की स्थापना करेगा। और यही जो फर्म है, आगे चल के देखेंगे हम लोग कि कैसे इसकी गले की हड्डी बन जाएगी। वहीं इसी फर्म के माध्यम से देखा जाए तो डेविड हेडली से भी इसका संपर्क होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इमिग्रेशन कंसल्टेटिव फर्म होता है, उन पेशेवरों का समूह होता है जो दूसरे देशों में जाने की जो लोग योजना बना रहे होते हैं, ऐसे लोगों का ये पूरी तरीके से गाइडलाइन की तरह काम करता है। क्योंकि ये जो फर्म है पूरी तरीके से आव्रजन हो गया, आव्रजन से जुड़े कानूनी प्रक्रियाओं और ज़रूरी दस्तावेजों के बारे में पूरा पूरा जानकारी देता है। ऐसे में देखा जाए तो राणा का हमेशा ही दूसरे देशों की तरफ भी आना जाना लगा रहता था, जैसे कि कनाडा है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, इंग्लैंड भी है, हर जगह आते जाते रहता था। और इसी की वजह से इसको कई सारी भाषाएं आती थी, लगभग 7 भाषा ये जानता था। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि मुंबई हमलों में तहव्वुर राणा की भूमिका और अमेरिका में अल्पकालिक रिहाई किस प्रकार से ये मुंबई हमलों में ये शामिल हुआ, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले डेविड हेडली को मुंबई पर आतंकी हमलों की साजिश रचने का काम पाकिस्तानी के आतंकी जो संगठन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लश्कर ए तैयबा, ध्यान रखिएगा, लश्कर ए तैयबा की तरफ से यहाँ पे सौंपा गया था। किसको? तो यहाँ पे डेविड हेडली को सौंपा गया था। ऐसे में राणा ने आतंकी संगठन जो भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, लश्कर ए तैयबा, इसके अलावा हरकत उल जिहाद ए इस्लामी की न सिर्फ मदद की, बल्कि मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग और इसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। अब आइए जानते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से जो राणा है हेडली के संपर्क में आया। और ये वही हेडली है जिसको यहाँ पे अमेरिकन पाकिस्तानी टेररिस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो किस प्रकार से ये पूरी तरीके से राणा को मोटिवेट करता है, परसुएट करता है, आगे आपको समझने का मौका मिलेगा। अब इसे अंजाम देने के लिए देखेंगे तो हेडली जुलाई 2006 में माना जाता है कि पहली बार शिकागो जाएगा राणा से मिलने के लिए। यहाँ उसने राणा को साजिश के बारे में पूरा पूरा बताया। राणा को भी ट्रस्ट में ले लिया, लगा कि भाई आईएसआई का आदमी है और पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर काम कर रहा है। और मुंबई में इमिग्रेशन फॉर्म खोलने का प्रस्ताव दिया। क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इमिग्रेशन फॉर्म तो था ही, तो ये अपनी ब्रांचेज पूरे अगर वर्ल्ड में फैलाता तो किसी को यहाँ पे उस पर शक नहीं होता कि ये टेररिस्ट कैटेगरी में आता है। तो ऐसे में देखा जाए तो मुंबई में इमिग्रेशन फॉर्म खुलने के पश्चात वहाँ पे खोल भी लिया गया।
राणा की फॉर्म में यहाँ पे हेडली को 5 साल का बिजनेस वीजा दिलाने में पूरी तरीके से मदद की। हालांकि राणा ने मुंबई में अपने कार्यकाल से या फिर कार्यालय से आतंकी गतिविधियों को अंजाम न देने की बात कही, लेकिन वहीं आगे देखेंगे कि राणा ने हेडली को आतंकी हमले के लिए यहाँ पे कई प्रकार से मदद भी की। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उसके द्वारा उसके अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफ़र किया, ये सबसे बड़ा एविडेंस है। जैसे कि अक्टूबर 2006 में लगभग 67,506 रुपये, नवंबर में $500 और उसके बाद से देखेंगे तो 17,636 रुपये और दिसंबर में देखेंगे तो $1,000 के आसपास यहाँ पे पहुँचाया। अब यहाँ पे जांचकर्ताओं का यह भी मानना है कि हेडली ने राणा की मदद से खुद अमेरिका से, खुद सोचिए यहाँ पे कि 5 बार वो भारत आया और भारत जब आया तो कई सारे प्रमुख जगहों की रेकी करता था, जिसमें होटल ताज हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया, ये वैसे ही जगहों की रेकी करता था जहाँ पे प्लानिंग किया जा सके, बड़े मात्रा में नुकसान को पहुँचाया जा सके, जहाँ पे धमाके किए जा सके। इस घटना को लेके राणा पर डेविड हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रचने, साथ में देखें कि युद्ध छेड़ने, हत्या करने, धोखाधड़ी, जालसाजी के जरिए जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करने के साथ आतंकी हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था। अब ऐसे में देखेंगे तो 18 अक्टूबर 2009 को, चूंकि 2008 में ऑलरेडी ये घटना हो चुकी है, तो यहाँ पे देखेंगे तो राणा और हेडली दोनों को ही यहाँ पे ओहारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि शिकागो में पड़ता है, वहाँ पे ये गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार किया गया तो सिर्फ मुंबई हमले को लेके ही नहीं, क्योंकि ये लोग पहले से यहाँ पे टारगेट में था। देखेंगे तो कई आरोपों में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में चूंकि ये घटना हुआ था, प्रॉफिट पैगंबर का जो विवादास्पद कार्टून प्रकाशित करने वाला जो एक डेनिश अखबार था, उस पर अटैक हुआ था, उस पर हमला हुआ था, तो इस हमले में भी इनको संलिप्त पाया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि देखेंगे कि 2011 में दोनों पर अमेरिका में यहाँ पे मुकदमा भी चलाया गया, और चाहे वह लश्कर तैयबा हो या फिर लश्कर तैयबा को सपोर्ट करने के एवज में हो या फिर डेनिश अखबार पर हमले की साजिश करने को लेके हैं, तो यहाँ पे लंबे समय तक यहाँ पे देखेंगे सुनवाई चलेगी। और फाइनली देखेंगे तो कई सबूत होने के बावजूद, कई सारे एविडेंस होने के बावजूद जिला अदालतों की ज्यूरी ने उसे मुंबई हमलों में शामिल होने के आरोप में पूरी तरीके से बरी कर दिया। अब ऐसे में देखेंगे तो भारत सरकार चुप नहीं बैठी है। अभी हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में कि भारत सरकार भी पूरी तरीके से दबाव बना रही थी, लेकिन जनवरी 2013 में, ये उसी का इम्पैक्ट है कि जनवरी 2013 में राणा को संघीय जेल में 14 साल की, ध्यान रखिएगा, संघीय जेल में 14 साल की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद उसे 5 साल तक निगरानी में रखने का यहाँ पे पूरी तरीके से निर्देश बनाया गया। वहीं जब हेडली पे अधिक रूप से कार्यवाही हुई तो हेडली पूरी तरीके से सरकारी गवाह बन गया। ऐसे देखेंगे तो हेडली पे कई बार ये आरोप भी लगता है कि ये दूसरे को फंसा के खुद ये क्या बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि भारत ने प्रत्यर्पण के लिए 1 दशक से अधिक कानूनी लड़ाई लड़ी। चूँकि ये हमारे लिए, भारतीयों के लिए छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये सीधे भारत के हार्ट पे अटैक करने जैसा था, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए। तो पहले समझिए कि साल 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी किस तरीके से सी मार्ग से पूरी तरीके से सिक्योरिटी को धता बताते हुए भारत में प्रवेश करते हैं, मुंबई के जस्ट ताज होटल के पीछे प्रवेश करते हैं। और उसमें देखेंगे तो जिस प्रकार से जो मतलब कह सकते हैं ना कि जिस प्रकार से जो मतलब इतने बड़े मात्रा में डैमेज करने का प्रयास किया गया भारत को यहाँ पे कि ये किसी से छिपा नहीं है। पूरा मुंबई एक वीक तक समझिए कि सोया नहीं था। इसमें देखेंगे तो 6 अमेरिकी नागरिकों समेत लगभग 166 लोग इसमें मारे गए थे। कई सारी जगहों पे यहाँ पे हमला किया गया था, लगभग 5 जगह तो बड़े बड़े जगह थे। 166 लोग, सोचिए 6 अमेरिकी समेत यहाँ पे मारे गए थे। इस बर्बर हमले में देखा जाए तो 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग के आसपास मारे गए थे। अब ऐसे में देखेंगे तो 2011 में ही यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा यहाँ पे तहव्वुर हुसैन राणा, डेविड हेडली, इसके अलावा देखेंगे तो लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, इसके अलावा और भी यहाँ पे जैसे कि अलकायदा के इलियास कश्मीरी, कुल मिला के देखा जाए तो पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारियों समेत 9 लोगों पर आरोप यहाँ पे तय किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2014 में दिल्ली की एक अदालत ने इन 9 लोगों के खिलाफ, चूंकि ये तो भारत से बाहर हैं
तो भारत से बाहर है, तो इन 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट यहाँ पे जारी किया गया। दिसंबर 2019 तक आते आते भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को राजनयिक नोट सौंपकर राणा के प्रत्यर्पण की मांग भी की। और यही कारण है ना यहाँ पे कि थोड़ा बहुत देखिए यूएसए में प्रेशर यहाँ पे बन रहा था। लेकिन तब तक आपको पता है कि 2020 में कोविड अपने चरम लेवल पे होता है और पता चलता है कि 2020 में राणा जो है कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण, ठीक है, दक्षिण कैलिफोर्निया जेल में उसको यहाँ पे रखा गया था। उस जेल का नाम है, दक्षिण कैलिफोर्निया का जेल है टर्मिनस आइलैंड जेल। तो समय से पहले वहाँ पे उसको रिहाई दे दी गई। तो समझ रहे हैं ना कि अब यहाँ पे 2020 में जब उसकी रिहाई यहाँ पे दे दी गई, किसी तरह से वो गिरफ्त में आया हुआ था, तो देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ही यह निर्णय निराशाजनक था। लेकिन यही था, देखिए मैंने बोला था कि जो कर्म होता है हमेशा पीछा करता ही रहता है। और कोविड का दौर यहाँ पे ख़त्म हुआ और कोविड का दौर ख़त्म होने के बाद से भारत ने फिर से राणा की गिरफ्तारी के लिए यूएसए से अपील किया। मई 2023 में कैलिफोर्निया के एक जिला न्यायालय ने राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी कि भाई उसको अब प्रत्यर्पण यहाँ पे किया जाए। लेकिन राणा की कानूनी टीम ने इस निर्णय के खिलाफ यहाँ पे अपील की। अब ये जो अपील है, देखेंगे अपील पे अपील होता है ना, यहाँ पे तारीख पे तारीख कई बार यहाँ पे सुनवाई हुई। राणा सरकार ने भी राणा के भारत प्रत्यर्पण को दोनों देशों के बीच संधि के तहत यहाँ पे वैध माना, क्योंकि वहाँ पे यूएसए का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। उस समय जो बाइडेन की सरकार थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो राणा के बचाव में यहाँ पे उसके वकीलों के द्वारा यहाँ पे तर्क दिया जा रहा था कि हमलों में उसकी भूमिका के लिए उसे पहले ही अमेरिकी अदालत में दोषी ठहराया गया और उसे प्रत्यर्पित करने से तो उसकी सज़ा दोहरी होगी, क्योंकि अगर उसको भारत भेजा जाएगा जिस काम के लिए ऑलरेडी वो सज़ा भुगत चुका है, तो फिर उसको यहाँ पे दोबारा करना ये गलत होगा, जो कि ये कानूनी सिद्धांत का पूरी तरीके से उल्लंघन होगा, जो किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलाने से रोकता है। हालांकि अमेरिका ने इन तर्कों को नहीं माना और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिकी अधिकारियों ने 10 जून को यहाँ पे 10 जून 2024 के आसपास राणा को लॉस एंजल्स से यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया और वहीं एक डिटेंशन सेंटर में यहाँ पे रख दिया गया। तब से यहाँ पे लगातार सुनवाई जारी है और अभी राणा को इसी डिटेंशन सेंटर में यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे समझने की बात, मतलब समझने का प्रयास करिए कि अब तक की सुनवाई किस प्रकार से आगे चली है, कैसे ये जो डिसीजन है पूरी तरीके से भारत के फेवर में आया है। तो देखा जाए तो अगस्त 2024 तक कैलिफोर्निया में स्थित संघीय अदालत ने भी प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई राणा की अपील को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। बार बार उसके वकीलों के द्वारा ये दिया जा रहा था कि भाई राणा को किसी भी कीमत पे भारत में प्रत्यर्पण यहाँ पे नहीं किया जाए। सितंबर 2024 तक देखेंगे तो सैन, ठीक है, फ्रांसिस्को नॉर्थ सर्किट की अपीलीय अदालत ने भी यहाँ पे पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। शुरू से ये देखेंगे तो ये केस पूरी तरीके से हार रहा है। 13 नवंबर 2024 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर की, क्योंकि जब आप निचले कोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसको पूरी तरीके से अपर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और यही किया जा रहा था राणा के वकीलों के द्वारा। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो 16 दिसंबर 2024 को अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल, जिसका नाम है एलिजाबेथ, ने सुप्रीम कोर्ट से राणा की याचिका खारिज करने का यहाँ पे अनुरोध भी किया था, क्योंकि अब सॉलिसिटर जनरल है तो पूरी तरीके से वो अमेरिकी सरकार के लिए काम करेगा। और उस समय तक देखा जाए तो अमेरिकी सरकार से भारत के बीच एक अच्छा खासा इस मामले को लेकर यहाँ पे सॉर्ट आउट करने का, मतलब कह सकते हैं कि भारत के फेवर में अमेरिकी सरकार ने पूरी तरीके से इशारा कर दिया था। अब ये जो टाइम है 21 जनवरी 2025 तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को यहाँ पे खारिज कर दिया, जिससे भारत में उसके प्रत्यर्पण का मार्ग यहाँ पे पूरी तरीके से प्रशस्त हो गया। 7 मार्च 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से इमरजेंसी स्टे की याचिका यहाँ पे दायर की गई। सोचिए ये आज ही का न्यूज है, 7 मार्च 2025, जिस पर फिर से उसको यहाँ पे खारिज कर दिया। इसमें देखेंगे तो जो एक नाटकीय मोड़ आया या फिर जो इमोशनल सेंटिमेंटल का मोड़ आया यहाँ पे कि राणा ने सुनवाई के दौरान लंबा चौड़ा समझिए का अपना आर्गूमेंट पेश किया। उसने कहा कि जज साहब मुझे बचा लो, अगर उसे भारत भेजा जाता है तो वहाँ उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उसे
राष्ट्रीय धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर भी निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उसने ह्यूमन राइट्स वॉच, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया हुआ था कि उसकी भी वर्ल्ड रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत कि बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है और वैसे में हम जाएंगे तो मुझे बुरी तरीके से वहाँ पे टॉर्चर किया जाएगा। साथ ही उसने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का भी हवाला देते हुए कहा कि उसे कई बार हार्ट अटैक आ चुका है, वह पार्किंसन से भी ग्रसित है, उसके ब्लैडर पर मांस बढ़ने की रिपोर्ट है जो कि ब्लैडर कैंसर का भी यहाँ पे कारण बन सकता है। इसके अलावा उसने किडनी की बीमारी है, इसके अलावा उसे कई बार कोरोना वायरस संक्रमण यहाँ पे हो चुका है और दमे की शिकायत भी है। अब ऐसे में देखेंगे तो जितना भी इसके मतलब इसने जो भी यहाँ पे दलील दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया गया। अब यहाँ पे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी इमरजेंसी स्टे याचिका खारिज होने के बाद अब इसके पास एक और ऑप्शन बचा हुआ है कि अब वो पूरी तरीके से अमेरिका के चीफ जस्टिस जिसका नाम है जॉन रॉबर्ट्स को इसने आवेदन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि मामला पूरी तरीके से भारत के फेवर में ही आने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि इनके द्वारा भी पूरी तरीके से डिफ्यूज कर दिया जाए या फिर हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही न्यूज आपको सुनने के लिए भी मिल जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखा जाए तो अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा राणा के भारत प्रक्रिया की जो भी प्रोसेस है यहाँ पे माना जा रहा है कि अंतिम चरण है और जल्द ही उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे तहव्वुर राणा को लेकर देखा जाए तो भारत में क्या तैयारियाँ है, क्योंकि काफ़ी जो भारतीयों में जो एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेके कि चलो इतना बड़ा, समझ रहे हैं ना, मतलब इतना बड़ा जो अपराधी है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, कोई बचना नहीं चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो भारत सरकार अमेरिकी विदेश मतलब जो भारत सरकार है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आदेश का पूरी तरीके से इंतजार कर रही है कि जैसे वहाँ से हरी झंडी मिलती है यहाँ से जो एनआई की टीम है वहाँ पे जाएगी, जिसमें आईजी, डीआईजी और 2 जूनियर अधिकारी शामिल होंगे। उसके बाद से जैसे ही उसको भारत में लाया जाएगा, भारत में लाने के बाद उसको एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा। एनआईए पूछताछ के लिए अदालत से उसकी हिरासत मांगेंगी और फिर उसके बाद से चलेगी पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, न्यायिक प्रक्रिया, चूँकि भारत में राणा के खिलाफ मुंबई आतंकी हमले में, ठीक है, जो शामिल करने का जो भी आरोप लगाया गया है, पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे नहीं कि अगर अमेरिका प्रत्यर्पण कर रहा है तो इसको गलत सलत से फंसा के इसको कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पूरी के पूरे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस के तहत इसको भी अधिकार होगा अपनी सुनवाई करने को लेके, अपनी एविडेंस पेश करने को लेके, अपनी बात को रखने को लेके। दूसरी तरफ यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी तहव्वुर राणा के लिए उच्च सुरक्षा वाली जेल बनाने की यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी, जिसको यहाँ पे वार्ड होता है ना, वार्ड में जो कैदियों को रखा जाता है। तो इसीलिए अभी देखा जाए तो न्यूज का जो माहौल है काफ़ी यहाँ पे गर्म है। हालांकि देखिए राणा को कहाँ रखा जाएगा इस पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय लेगा। आशा है कि 26/11 हमले के पीड़ितों को यहाँ पे न्याय जल्द से जल्द जरूर मिलेगी। इसमें देखा जाए तो कई सारे नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि तहव्वुर राणा को उसी जेल में रखा जाएगा जहाँ 26/11 हमले को अंजाम देने वाले आतंकी अजमल कसाब को यहाँ पे रखा जाएगा, मतलब रखा गया था। अभी देखा जाए तो उनका फिर से एक स्टेटमेंट निकल के आया है कि हमारी जेलें राणा के लिए तैयार है, हमने अजमल कसाब को रखा था, इसीलिए सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। अर्थात इस तरह का अगर एक्सक्यूजेज दिया जा रहा है तो वो पूरी तरीके से क्या है, निराधार है। जो भी प्रक्रिया होगी एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही यहाँ पे पूरी की जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या सजेशन है, ठीक है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।